हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। अप्रैल मंथ का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स हम लोग को करना है। ठीक है, पीडीएफ यहाँ पे बन चुकी है, इसको हम लोग करेंगे। मार्च तक का जितना भी हम लोगों ने किया था वो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। ठीक है, आरओ आरओ के लिए और यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए हम लोग अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपको सारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, ये सारे वीडियोस। तो यहाँ पे हाँ, एक चीज और बताना था। यहाँ पे हम लोग पेड ग्रुप यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2025 के लिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है और आरओ के लिए भी चल रहा है। तो जो इंटरेस्टेड हो वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाती है इन ग्रुप के माध्यम से। डेली बेसिस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, डेली बेसिस पे या फिर ऑल्टरनेट डेज पे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और फिर उन्हीं को चेक किया जाता है टीम के द्वारा। ठीक है, चलिए अप्रैल मंथ का कर लेते हैं। देखो, एक स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, पहल योजना। वैसे ये नया नाम है पहल योजना, बहुत पुरानी स्कीम है, ये 2013 में लॉन्च की गई थी। इसको हम लोग इस नाम से जानते थे, है ना, डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किया जाता है गैस सिलेंडर पे, यानी जो सब्सिडी दी जाती है ना। तो ये वही स्कीम है। न्यूज में रहने का कारण बस ये है यहाँ पे कि इसका एक डिकेड पूरा हो चुका है, एक दशक पूरा हो चुका है। पहल का मतलब है, पीए का मतलब प्रत्यक्ष है, एचए का मतलब हस्तांतरित है और एल का मतलब लाभ है। प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, शॉर्ट में हम लोग डीबीटी जानते हैं, इंग्लिश में नाम थोड़ा सा आसान है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इससे संबंधित एक योजना और साथ में लॉन्च की थी पीएम मोदी के द्वारा, यहाँ पे की गई थी गिव इट अप, है ना। कि सब्सिडीज को मतलब जिनको जरूरत नहीं है वो यहाँ पे गिव अप कर सकते हैं, ताकि जो वास्तव में बेनिफिशरीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो काफी लोगों ने यहाँ पे छोड़ी भी थी, है ना, ये सब्सिडीज को छोड़ा भी था। काफी संख्या थी ऐसे लोगों की भी। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, पुरानी स्कीम को मैच कराता है वो ईयर से। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक्चुअली लॉन्च की गई थी स्कीम 2013 में, और सभी डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जीक्यूशन हुआ था, शुरू जो हुआ था सारे डिस्ट्रिक्ट में, वो 2015 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसलिए वो 2025 में आपको एक डिकेड दिख रहा है, पूरा हो चुका है। ठीक, चलिए, ये बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखा 2015 में शुरू। कंज्यूमर्स के बैंक अकाउंट में एलपीजी सब्सिडी का यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर की यह एक इनिशिएटिव था, और ये योजना है, अभी भी है। उद्देश्य क्या है, वही लीकेज को खत्म करना, फर्जी एलपीजी कनेक्शंस जो है इनको समाप्त करना, और जो ये जो मीडिएटर होते हैं बीच में, है ना, बिचौलियों को खत्म करना, ये टारगेट था डीबीटी का। और इसको इसके बारे में जब ये लॉन्च की गई थी तो तमाम क्वेश्चन पूछे भी गए थे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी डीबीटी के माध्यम से, है ना, यानी कैश ट्रांसफर के मामले में ये सबसे बड़ी स्कीम थी। और गिनीज बुक जो रिकॉर्ड होता है ना, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो होता है, उसमें इस स्कीम का नाम भी दर्ज किया गया था कैश ट्रांसफर को लेके। ठीक है, चलिए, अभी करप्शन को लेके एक जज न्यूज में थे, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, उच्च न्यायालय के जो जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें रिकॉल कर लेंगे। इसका उत्तर है आर्टिकल 217। ठीक है, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है आर्टिकल 217 से। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। एक बेसिक आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 124। जैसे ये जो इंडियन पॉलिटी बोर्ड है ना, पार्ट नंबर जो 5 है, पार्ट नंबर जो 5 है, ये क्या है, यूनियन है ना। और पार्ट नंबर 5 में बहुत सारे सब सेक्शन भी हैं। तो एक सब सेक्शन 5 है। 5 जो है वो है इंडियन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी। तो उसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 124 से, आर्टिकल 124 से आपको आर्टिकल मिल जाते हैं यहाँ पे, खासतौर से यूनियन जुडिशरी के बारे में। ये कहाँ तक आर्टिकल, याद कीजिए, आर्टिकल 147 तक, है ना, आर्टिकल 147 तक। आर्टिकल 124 सबसेक्शन जो 2 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। 217 में हाई कोर्ट, 124 सब आर्टिकल 2, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 217 आपने अभी देखा, आर्टिकल 217 आपने देखा अभी, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं।
यहीं पे आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी देख लीजिए, आर्टिकल 223। आर्टिकल 223, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट का यहाँ पे रोल नहीं होता है, यहाँ पे गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो आपको 217 याद रखना है, 124 सबसेक्शन 2 याद रखना है, और आर्टिकल 233 याद रखना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई कोर्ट के जज हैं, नियुक्ति, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और 233 में यहाँ पे डीजे हैं। ठीक है, डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज। और अपॉइंट कौन कर रहा है, इन दोनों को प्रेसिडेंट कर रहा है, और इनको कौन कर रहा है, इनको गवर्नर करना है। क्लियर? चलिए, इसके साथ साथ एक आर्टिकल और, आर्टिकल 234, यानी डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर जो बाकी जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, है ना, जेओ, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति आर्टिकल 234 से की जाती है गवर्नर के द्वारा। तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन दिख सकता है। क्लियर है? बाकी कुछ यहाँ पे और आर्टिकल रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो ही रहा है टॉपिक, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं हमेशा मैचिंग में। इसके अलावा आर्टिकल 127 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 127 में यहाँ पे एडहॉक जज की नियुक्ति होती है, एडहॉक जज। ठीक है, एडहॉक जज के बारे में पूछेगा तो लगा दीजिएगा। और इसके अलावा आर्टिकल 129 सुपर इंपॉर्टेंट। जितने भी आर्टिकल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड, आर्टिकल 129 यहाँ पे क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने जाते हैं। वैसे 129 में तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिख रहा है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जो भी जजमेंट दिए जाते हैं जजों के द्वारा, वो एक तरीके से रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं। ठीक है, 129 के अलावा फिर हम लोग पढ़ते हैं 130, आर्टिकल 130। इसमें क्या है, इसमें सीट है, सुप्रीम कोर्ट की सीट है। यानी सुप्रीम कोर्ट है कहाँ अभी, दिल्ली में है। ये और कहीं भी व्यवस्थित हो सकता है, और कहीं स्थापना इसकी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी आरंभिक अधिकारिता जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 131 में है। अब ये सारी चीजें देखो आप लोग जान रहे होंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। इसके अलावा एक आर्टिकल हम लोग 143 भी पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें प्रेसिडेंट की पावर है। प्रेसिडेंट की पावर है, कैसी पावर, कंसल्ट करने की पावर। किससे कंसल्ट करने की पावर, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, यही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। रिवाइज हुआ? चलिए, कहाँ तक हो गया, ये टॉपिक हो गया। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं प्रवाल व्यंजन यानी कोरल ब्लीचिंग। देखो ऑस्ट्रेलिया का नाम यहाँ पे बगल में लिखा है, तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का जो खास तौर से पूर्वी हिस्सा है ना, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे तो सबसे बड़ी यहाँ पे कोरल रीफ देखने को मिलती है ना, ग्रेट बैरियर रीफ जिसे बोला जाता है। कोरल तो समझते होंगे, कोरल एक क्या है, एक एनिमल है ना, एक एनिमल है, और ये किसके साथ रहता है, सिम्बायोसिस रिलेशन में रहता है। सिम्बायोसिस रिलेशन आप लोग समझ रहे होंगे। और ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग का मतलब तो होता है यार एक लेयर का हट जाना, है ना, ऊपरी लेयर का हट जाना। बाल कटाने जाते होगे तो कभी कभी मसाज भी करवा लेते होगे, है ना, ब्लीच ब्लीच भी करवाते होगे। तो ब्लीच से क्या होता है, आपके चेहरे की एक ऊपरी वाली लेयर जो है वो उधड़ जाना, है ना, साफ रंग हो जाना। तो यहाँ पे तो खैर फायदा है साफ होने से, लेकिन कोरल के केस में यहाँ पे बहुत ज्यादा घाटा है कोरल को। न्यूज में तो हमेशा एक ही कारण से रहते हैं, हीट वेव। हीट वेव नहीं समझ पा रहे तो इसको समझ लीजिए, टेम्परेचर को। टेम्परेचर यार जैसे ही राइज करता है ना, कोरल को समस्या होने लगती है। कोरल जिसके साथ सिम्बायोसिस रिलेशन में रहता है वो छोड़ के भागने लगते हैं कोरल को, कोरल पड़ जाते हैं अकेले, तो वो फिर मरने वाली स्थिति में हो जाते हैं। मराइन हीट वेव के लंबे समय तक बने रहने के कारण ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोरल रीफ में भ्रंजन हो रहा है, ब्लीचिंग हो रही है। और अभी आपको परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखना है, निंगलू रीफ। ये निंगलू रीफ कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ तो लगा ही लेंगे, तो पता ही है। निंगलू रीफ का नाम याद रखना, मैचिंग एचिंग में दिख जाएगा। कोरल रीफ होते क्या है, देख लेते हैं अभी। ये मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम है, ये भी हम लोगों को पता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन कई बार पूछा है पीसीएस ने, आरओ ने। जो जानवर मैं बोल रहा था ये क्या है, कोरल क्या है, एनिमल है। उस एनिमल का नाम क्या है, उस एनिमल का नाम है कोरल पोलिप्स। ठीक है, कोरल पोलिप्स जो रीफ का निर्माण करते हैं। ठीक है, रीफ के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। कोरल कैसे क्या है, ये एनिमल है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका ये जो
किंगडम है, ये याद रखना। ये इनके किंगडम का नाम है, इनके किंगडम का नाम है ये निडारिया। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, निडारिया। सी जो है वो साइलेंट रहता है। क्या लिख दिया हूँ? निडारिया। अब सही लिखा है ना? ये सारी चीजें तो समझते हैं ना कि किंगडम अलग चीज है, फाइलम अलग चीज है। ये एक क्वेश्चन पूछा था टेस्ट सीरीज में, हम लोगों ने देह की टेस्ट सीरीज में किया था, तो वहां पे अच्छे से समझाया गया था आपको। खैर कोई नहीं, आपको निडारिया समझ में आ रहा है कि ये फाइलम निडारिया से संबंधित है, ये इन्हीं से बिलोंग करते हैं। कोरल जो है ये बहुत हद तक जेलीफिश और सी एनीमोन पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट सीरीज में, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जेलीफिश और सी एनीमोन के निकट होते हैं, ठीक। यही कोरल कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव यानी सीक्रेशन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी से क्या बनता है? इसी से बनती है रीफ, है ना? रीफ। चलिए और भी सीखते हैं इसके बारे में। अब ब्लीचिंग देख लीजिए, ब्लीचिंग क्या है? ब्लीचिंग का मतलब है प्रवाल के रंग का नष्ट होना, कोरल के रंग का नष्ट होना, यानी सफेद हो जाना। सफेद हो जाने का मतलब है कि जो जिसके साथ सिम्बायोसिस रिलेशन में रह रहा था कोरल, वो वहां से भाग गए, है ना? प्रवाल पोषक तत्व और रंग प्रदान करने वाले सहजीवी शैवाल, यानी ये सिम्बायोटिक रिलेशन में किसके साथ रहते हैं? शैवाल के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शैवाल को बाहर निकलना, यानी शैवाल का बाहर निकल जाना ही कोरल का ब्लीचिंग कहा जाता है, ठीक है। कारण हम लोग जानते हैं, सागरीय तापमान में वृद्धि एक कारण ये है, या फिर तलछट में बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो रहा, जमा हो रहा, या फिर सैलिनिटी बढ़ रही है ना? सैलिनिटी। टेम्परेचर और सैलिनिटी में क्या रिलेशन है? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैलिनिटी के। टेम्परेचर राइज करता है तो लवणता भी बढ़ती है, ठीक है। चलिए, और लवणता अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक। 2023 के बाद प्रवाल व्यंजन में 83.6 की वृद्धि हुई है। ये देख रहे हैं डेटा कितना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। यानी अब बच ही नहीं रहे हैं, 17% यहाँ पे देखो बचे हैं, जो मतलब स्वास्थ्य हैं, जो हेल्दी हैं। बाकी का व्यंजन हो चुका है। ग्रेट बैरियर रीफ हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट ये शायद गलत लिख गया है ना, तो पूर्वी तट पर है ना? पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है, ठीक है। 2300 किलोमीटर लॉन्ग। ये भी फैक्ट याद रखें, पीसीएस पूछ लेता है भाई, स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में पूछता है। और साथ में ये भी था अभी न्यूज में, निंगलू रीफ, इसका भी बहुत ज्यादा ब्लीचिंग हो रही है इसकी। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी, ये पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है, ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ये 300 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन कीजिए। म्यांमार में आया भीषण भूकंप का क्या कारण है? मैंने टेलीग्राम पे आपसे पूछा था ये, है ना? तो आपको ये जो फॉल्ट के टाइप हैं, है ना, ये व्रंस के जो टाइप हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फॉल्ट यानी व्रंस, ये किस तरह का फॉल्ट हुआ है वहां पे? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हुआ है। पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की, ठीक है। ये हम लोग समझेंगे अभी कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या है, नॉर्मल फॉल्ट क्या है, और ये रिवर्स फॉल्ट क्या होता है। पहले इन्फॉर्मेशन देख लीजिए थोड़ा। तीव्रता 7.7 की थी, बहुत भीषण ये कैटेगरी का होता है ना। व्यापक विनाश हुआ है, और खास तौर से मंडाले शहर जो था, इसमें सबसे ज्यादा तबाही हुई है। भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों में संचलन, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्लेट्स पढ़ते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री पढ़ते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री पढ़ते हैं, वही सारी चीजें हैं। और यहाँ पे इस फॉल्ट का भी नाम याद रखें, से गेंग। ये जो फॉल्ट है एक वृहद टेक्टोनिक बाउंड्री है जो म्यांमार में स्थित है। इसी के कारण, इसी के कारण यहाँ पे ये इतना भीषण तबाही आपने देखी है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है। नॉर्मल फॉल्ट का मतलब है कि ये दो ब्लॉक हैं, ठीक है, दो ब्लॉक हैं। अगर ये वाला ब्लॉक नीचे खिसक जाता है, ठीक है, नीचे खिसक जाता है, तो ये नॉर्मल फॉल्ट है। रिवर्स फॉल्ट का मतलब है कि ये दो ब्लॉक हैं, ठीक, और ये वाला ब्लॉक ऊपर खिसक जाता है, ये उसी स्थान पर रहता है दूसरा वाला, और पहला वाला ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये है रिवर्स फॉल्ट। मैं यहाँ पे डिपिक्ट किया हूँ इमेज में, देख लीजिए। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है ये सबसे डेंजरस है। यहाँ पे देखिए, इसकी डायरेक्शन जो होती है ये डायगोनल होती है, यानी एक ब्लॉक डायगोनली दूर चला जाता है। और यहाँ पे ये देखो, ये फॉल्ट बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे एक्सपेंडेड दिखाई दे रही है,
क्लियर है? तो ये होती है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। लोकसभा में राजपूत राजा राणा सांगा के बारे में चर्चा हुई। इनके द्वारा विजित युद्ध कौन कौन से हैं? चलिए, इनकी चर्चा हुई तो हो सकता है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ ही ले। 1517 में खतौली का युद्ध इन्होंने जीता, ठीक है। धौलपुर का युद्ध 1518 में, ये इब्राहिम लोदी की यहाँ पे पराजय हुई थी। अगर पूछा जाए खतौली का युद्ध और धौलपुर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, तो राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ईयर भी साथ में ध्यान रखना है। और ये जो गागरोन का युद्ध है 1519 में, नहीं 17 में हुआ, 18 में हुआ और 19 में हुआ, लगातार तीनों साल। ये महमूद खिलजी द्वितीय के अगेंस्ट में था, और यहाँ पे भी ये भी पराजित हुए थे, ठीक है। तो 17, 18, 19 की तो जंग जीत ली राणा सांगा ने। यहाँ पे फिर 1527 में खानवा की युद्ध होता है, तो यहाँ पे फिर ये हार जाते हैं राणा सांगा, स्वजनों से विश्वासघात के कारण और मुगलों द्वारा तोप का प्रयोग करने के कारण इनकी हार हो जाती है। तो ये 4 युद्ध याद रखना, मैचिंग मैचिंग में काम आएगा। राणा सांगा जी के बारे में देखिए, 1484, 1528, यानी 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1527 इनका लास्ट ये वॉर आप देख रहे हैं, खानवा के युद्ध। इनका जो ओरिजिनल नाम था ये था महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के राजपूत शासक थे। चलिए, जीआई टैग में लाया अभी हाल ही में। ये 2 प्रोडक्ट का आपको नाम याद रखना है। एक है वारंगल की चपाता मिर्च, चपाता मिर्च, ठीक है। इसको टोमेटो चिली भी बोलते हैं। टोमेटो चिली इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका जो शेप है वो टमाटर की तरह है, मिर्च है लेकिन टमाटर की तरह है, गोल, और रेड भी है इतना। तो ये वारंगल हो जाएगा। वारंगल यानी, वारंगल कहाँ पे है? वारंगल एक शहर है तेलंगाना का। और एक प्रोडक्ट है आदिवासी हस्तशिल्प कर्नडिप्पिया, है ना, हस्तशिल्प है ये कर्नडिप्पिया केरल। 2 प्रोडक्ट हैं, चपाता मिर्च तेलंगाना की और कर्नडिप्पिया ये केरल की। ये हस्तशिल्प है, और मिर्च से तो मिर्च समझ में आ ही रहा है। इनको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया। चलिए, चपाता मिर्च के बारे में क्या है, चमकीले लाल रंग की ये होती है और गोल टमाटर जैसी इसकी आकृति है, कम तीखी होती है, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, इनकी विशेषताएं हो गई। कंडपिया के बारे में देखिए, इसके बारे में हो सकता है अलग से ही क्वेश्चन पूछ ले, ये है क्या, है ना। तो बता देना, यह एक प्रकार की मैट है, बम्बू मैट है, बम्बू मैट। अद्वितीय यानी यूनिक है, परावर्तक पैटर्न की तरह, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होती है। इसको इतना स्किलफुली बनाया जाता है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसी दिखती है, और बम्बू से बनाई जाती है। बांस की नरम परतों से बनाई जाती है, सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में शीतलता प्रदान करती है, ठीक है। कंडपिया याद रखना, कहाँ का है? कंडपिया से केरल याद रखना, कंडपिया से केरल। चलिए भैया, ट्रम्प को देख लेते हैं। भाई इन्होंने तो पूरी ऐसी तैसी करके रखी है ना, टैरिफ वैरिफ को लेके। मार्केट देख रहे हैं ना, पूरी तबाही है, ब्लड बात हो रखा है। चलिए, न्यूज में क्या है, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए धमकी दी थी। चलिए, धमकी दे ली। वैसे हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये जो सोवरेनिटी है वैसे ग्रीनलैंड पर, वो किसकी है? डेनमार्क की है ना। आपने मैप पे अगर देखा होगा तो ग्रीनलैंड के बगल में डेनमार्क लिखा रहता है ना, डेनमार्क। यानी अभी जो कब्जा है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क के जो पीएम है, ग्रीनलैंड पर कब्जे के संबंध में यूएसए के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ग्रीनलैंड इसके पीछे क्यों पड़े हैं लोग भाई? इसके पीछे पड़े हैं मिनरल्स के वजह से, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स के वजह से पड़े हैं सब, क्योंकि एरिया तो बहुत ज्यादा बड़ा है और लोग हैं ही नहीं, बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं। और एरिया अच्छा खासा है, मिनरल से भरा हुआ है, नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ है, तो नजर तो रहती ही है। और यहाँ पे यूएसए का शायद एक आध आर्मी बेस भी है शायद ग्रीनलैंड में, तो अमेरिका के लिए सामरिक महत्व तो रखता ही है। ठीक है, अब ग्रीनलैंड के बारे में देखिए। ग्रीनलैंड समृद्ध खनिज संसाधन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसको देखिए, रिवर्स को याद रखना, और ये जो माउंटेन रेंज है इनका नाम ध्यान रखना। मे बी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ ले। बाटकिंस रेंज है एक, बाटकिंस रेंज, और स्टानिंग आल्पस माउंटेन, स्टानिंग आल्पस माउंटेन, ये कहाँ पे है? ये ग्रीनलैंड में है, आपको लगा देना है, ग्रीनलैंड में। चलिए, कुछ नदियां भी हैं यहाँ पे, जैसे बोगरलम और मेजरक, बोगरलम और
मेजरक ये रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं ग्रीनलैंड में। क्लाइमेट जानते ही हैं, बर्फ से पूरा ढका हुआ है, आर्कटिक टाइप का यहाँ पे क्लाइमेट है। 80% से ज्यादा यहाँ पे बर्फ है। और बर्फ की मोटाई देखिए भाई, 4 किलोमीटर, अंदाजा लगा सकते हैं आप। ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क राज्य के तहत एक ऑटोनोमस एरिया है, स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड में स्वशासन है, ध्यान रखना, ग्रीनलैंड में स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। ग्रीनलैंड में स्वशासन है और इसकी एक अपनी संसद भी है भाई, है ना, संसद। ग्रीनलैंड में संसद भी है। इसकी संसद का नाम याद रखना, इनातसी सारटुट। इनातसी सारटुट इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ही लिए। केवल 56,825 लोग यहाँ पे रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये द्वीप है, ये जानते हैं हम लोग। एरिया देख रहे हैं, एरिया लेकिन तगड़ा है। एरिया है लगभग 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कितना है? भारत का 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग 32 कुछ है, 33 याद रखा करना, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान का देख सकते हैं, 9 लाख, यानी पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा बड़ा है सिर्फ एक आइलैंड। मैं यहाँ पे देखो फिगर बनाया हूँ। ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैपिटल है इस जगह पे, ठीक। कैपिटल बताएंगे, नून है क्या? वेरीफाई करके बताइएगा। और ये वेफन रेंज पूछा जाता है, कनाडा और ग्रीनलैंड को सेपरेट करती है वेफन वे। चलिए, कुछ यहाँ पे रेलवे को लेके कुछ न्यूज में था, बट जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो मैंने बस मेंशन किया है। रेलवे डेवलपमेंट से संबंधित यहाँ पे समितियां पूछा जाता है, ध्यान रखें। राकेश मोहन समिति रेलवे से संबंधित समिति थी, ध्यान ध्यान रखिएगा, 2010 की। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने का इन्होंने सजेशन दिया होगा या फिर रिकमेंड किया होगा सरकार को। और एक कमेटी है काकोदकर समिति, पूछा जाए किस क्षेत्र से संबंधित है, लगा दीजिएगा रेलवे। विवेक देवराय, बहुत आसान है, इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, 2014 में ये आई थी। तो ये भी रेलवे के विकास से संबंधित थी। ये तीनों कमेटियां रेलवे से संबंधित हैं, राकेश मोहन, काकोदकर और विवेक देवराय, ठीक है। चलिए, बिम्स्टेक 2025 अभी शिखर सम्मेलन हो चुका है, कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड में। अटेंड किसने किया है? पीएम मोदी ने। ये भी याद रखना भैया, अटेंडी पूछा जाता है आजकल, है ना। देखे ना पीसीएस 2024 में प्री में अटेंडी कि अटेंड किसने किया था। और एडिशन नंबर है 6th, छठवां एडिशन था, संस्करण, ठीक है, संस्करण भी याद रखना होता है। चलिए, कुछ वन लाइनर भी मैं बनाया हूँ आप लोगों के लिए अप्रैल फर्स्ट वीक के। अब इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, इसको हाईलाइटर से कर लेते हैं जल्दी। उत्तर प्रदेश अनमोल रतन जो अवार्ड है, ये किसे मिला? निखिल सिंगल को, ठीक है। कारागंडा क्षेत्र जहां हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट खोजे गए हैं, इस जगह का नाम है, इस देश का नाम है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। माउंट मेरापी हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, बताइए कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जितने भी यहाँ पे वोल्केनो हैं एक्टिव, वो भी हम लोगों ने देखे थे, टेस्ट सीरीज में पढ़ते रहते हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए बोलना था यार, देखो देह का हम लोगों ने 4 टेस्ट किया है आरओ के लिए, उसके बाद ये प्रिंट करना ही बंद कर दिए। आज की ही मैं बता रहा हूँ न्यूज, ये न्यूज क्या मतलब, मार्केट गया था ऑफिस के बाद, तो वो 4 के बाद टेस्ट नहीं आ रहे हैं, अब पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ लेकिन 2 कोचिंग का है, और एक संस्कृति आई इसके, सॉरी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, तो आप लोग बता दीजिएगा तो मैं फिर उसको शुरू करूंगा यार। संस्कृति आईएएस का अवेलेबल है टेस्ट सीरीज आरओ के लिए। और एक और है, नाम नहीं याद आ रहा, मेक आईएएस था कि, हाँ पीसीएस मंत्रा, ये 2 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आरओ की। तो आप बताइएगा कि कौन सा आपको मतलब कौन सा आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसको लेके आपको डिस्कस करा देंगे, है ना, एक्सप्लेन करा देंगे टेस्ट सीरीज, वीडियो बना देंगे, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। तो ये बताइएगा, करा एक ही पाऊंगा, है ना, बहुत ज्यादा समय तो रहता नहीं है यार, लिमिटेड समय है। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। आंगनवाड़ी केंद्रों को खोजने के लिए मोबाइल आधारित एप्लीकेशन, इसका नाम बताइए। पोषण ट्रैकर, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है पोषण ट्रैकर। चलिए, चर्चा में रही एक नदी जिसका नाम है धनसिरी नदी, किस नदी की सहायक नदी है, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? ये है ब्रह्मपुत्रा की। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्ड एंड मैकडोनाल्ड आइलैंड चर्चा में रहा, ये किस महासागर में स्थित है? ये भारतीय सागर महासागर में, इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशियन में। मार्क कीजिएगा इसको। चार क्वेश्चन देगा, चारों के सामने कंट्रीज लिखेगा या फिर महासागर लिखेगा, पूछ लेगा कुछ।
देखिए नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बीबीपी, अगर पूछा जाए आपसे कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो कुछ रूरल डेवलपमेंट वाला मिनिस्ट्री मत लगा देना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम है, ठीक है। गृह मंत्रालय की ये स्कीम है, प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज। क्योंकि ये जो लाई कर रहा है ना, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री पे लाई कर रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी नेपाल होगा, है ना, यहाँ पे आसपास गांव होंगे भारत और नेपाल के, भूटान होगा, उस तरफ नॉर्थ ईस्ट में निकल जाएंगे तो म्यांमार होगा, है ना, चाइना होगा, तिब्बत होगा, ये सारी चीजें, बांग्लादेश होगा। तो बॉर्डर पे जो गांव है ना, उनको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज बनाया जा रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम की ये स्कीम है, प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। किस देश ने किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025 जारी की? अंतर्राष्ट्रीय एआई का बड़ा चल रहा है यार आजकल, है ना। एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025 ये यूके के द्वारा ये लॉन्च की गई है, ये पब्लिश की गई है, या फिर जारी की गई है। ये तो अभी हम लोगों ने देखा, ये जो सेगेंग फॉल्ट है, ये किस देश में स्थित है, म्यांमार लगा देना। चंद्रयान 3 का उपकरण एक एपरेटस है, जिसने चंद्रमा के साउथ पोल के पास पहली बार तापमान को मेजर किया है। इसका नाम याद रखना, चास्टे, है ना, यानी चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये ऑप्शन में आपको दिख सकता है। चलिए, करीम पूजा, करीम पूजा वन्यजीव अभयारण्य अभी चर्चाओं में था, कहाँ पे है? करीम पूजा है ये केरल में, ठीक है। ये बाउंड्री शेयर करता है मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल का। इन दोनों नेशनल पार्क से ये बाउंड्री शेयर करता है करीम पूजा वन्यजीव अभयारण्य, ओके। पार्वती सेकंड जल विद्युत परियोजना हाल ही में समाचारों में था या थी? किस राज्य की प्रोजेक्ट है, किस राज्य का ये प्रोजेक्ट है? हिमाचल प्रदेश। इसको मार्क कीजिएगा यार, इंपॉर्टेंट है। नीति NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, रिसर्च के लिए एक फोरम बनाया है वित्त मंत्रालय ने, ठीक है, वित्त मंत्रालय ने। ये फोरम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए, फाइनेंस कमीशन बताएंगे किस आर्टिकल में होता है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। ये देखिए, किस राज्य के द्वारा एशिया कप हॉकी 2025 आयोजित किया गया? बिहार के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष तक चलने वाला स्वच्छता अभियान अभियान जो है, यानी क्लीनिनेस जो कैंपेन है, इसका नाम है हनत लंगपुई। हनत लंगपुई किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? यह मिजोरम के द्वारा, ठीक है। ये नाम थोड़ा कठिन है, ध्यान रखना, इसी नाम से पूछ लेगा कि है क्या ये। गुजरात के किस उत्पाद को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया? इसका नाम है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ये कपड़ों पर बनाई जाती है, ठीक है, टी शर्ट पर या फिर जो भी है कपड़े, साड़ियों पर भी बनाई जाती है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ये गुजरात का है। चलिए, इसको एक बार पूछा था पीसीएस ने, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये क्या है भैया? दिवस तो मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ऑटिज्म होता क्या है? ऑटिज्म एक बीमारी का नाम है, ठीक है, खासतौर से बच्चों में होती है। ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति जो है, बच्चे हैं, जागरूकता समझ समर्थन बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। बाकी ऑटिज्म के बारे में सीखिए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं, ठीक है। लक्षण क्या है? बातचीत ना कर पाना, है ना, बातचीत करने में समस्या आना, पढ़ने लिखने में समस्या, समाज से मेल जोल बनाने में समस्या, इस तरह की दिक्कत होती है। वो मूवी देखे हो ना, एक आमिर खान की मूवी थी बच्चे वाली, तो उसमें ये बच्चे, उस बच्चे में ये समस्या थी, ठीक है। उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, चेईरोबा त्योहार, चेईरोबा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इस समुदाय का नाम याद रखना भैया, मेतेई। काफी न्यूज में है इसके बारे में, हम लोग शायद प्रीवियस मंथ में भी काफी कुछ पढ़े थे। मेतेई समुदाय मणिपुर से है ये, ठीक है। चेईरोबा त्योहार ये मनाते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसने एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट को शुरू किया? एग्रीवोल्टिक मतलब वही सोलर पैनल वगैरह लगाएंगे खेतों वेतों में, ठीक है, उसी से जनरेटर वगैरह, और ये जनरेटर बोल रहे हैं, मोटर वगैरह अपना चला लेंगे, पंप वगैरह। उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक है, सोलर पैनल ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। चलिए देखिए, डॉल्फिन सफारी, एक क्वेश्चन है बगल में। डॉल्फिन सफारी की घोषणा भी की गई है, कहाँ पे बनाई जाएगी? बनारस में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इसको तो डिटेल में भी पढ़ा है शायद,
पुराने मंथ की टेस्ट सीरीज में, सॉरी, उसमें करंट अफेयर्स पीडीएफ में। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य ने किया? कुछ क्वेश्चंस मार्च के भी हैं इसमें, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2025 सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा उड़ीसा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस इंडेक्स को बनाता है नीति कमीशन। लखपति वाईदेव, लखपति वाईदेव योजना, इसको लखपति दीदी योजना के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असम की स्कीम है। लखपति बनाने का उद्देश्य है हर महिला का मतलब यहाँ पे जो स्वयं सहायता समूह की जो सदस्य महिला महिला सदस्य हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी 1 लाख तक। पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 25,000, तीसरे साल में 50,000 तक। इस तरीके से उनको इतना कर दिया जाएगा कि वो उनकी सालाना जो इनकम है ना, वो ₹1,00,000 तक हो जाए। ये पर्पज है बेसिकली। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड चर्चा में था, यह किस सागर में अवस्थित है? नॉर्थ सेंटिनल, ये तो अभी कुछ ही दिनों पहले की न्यूज है। एक यूएसए सिटीजन शायद यहाँ पे एंटर कर रहा था ना इलीगली। वहाँ ट्राइब्स वाले क्षेत्र में आपको परमिशन लेके जाना पड़ता है, आप ऐसे नहीं घुस सकते हैं। तो वो शायद अरेस्ट वगैरह हो गया था, है ना। उस वजह से न्यूज में। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड का पार्ट है, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। तो ये हम लोगों का हो गया फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का। कहाँ गया पेंसिल? हाँ, अप्रैल 2025, 1 अप्रैल तक। ठीक है, इसको देखिए, रिवाइज कीजिए बढ़िया से। सेकंड वीक में मिलते हैं, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद मिलेंगे फिर करंट अफेयर्स में। और जो 27 जुलाई को यार परीक्षा है ना आपकी, उसको बढ़िया से कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मेंस पे भी काम कीजिए साथ साथ में। मेंस के लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ आपको हेल्प वहां से मिलेगी। आंसर राइटिंग आप करेंगे, आपको चेक करके दिए जाएंगे। जो भी गलतियां रहेंगी वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, ठीक है, ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सके। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।